नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का सभी का स्वागत है। और अपने यूनिट का एक अंतिम हमारा जो एक टॉपिक है वो इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है युद्ध। आज हम युद्ध की चर्चा यहाँ पर करेंगे और उससे संबंधित युद्ध क्या है, युद्ध के क्या कारण हैं, किन कारणों के कारण कई देशों में, कई विभिन्न राष्ट्रों में युद्ध की होने की क्या संभावनाएं हैं या किस कारण से युद्ध होते हैं, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रहती है। इन सब बातों को, इन सब बिंदुओं को यहाँ आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि युद्ध क्या है, किस प्रकार है। युद्ध को हम एक विघटन का रूप ही दे सकते हैं। किसी चीज का विघटित होना, टूटना ही युद्ध कहलाता है। सामाजिक विघटन का एक रूप ही युद्ध भी है। जब समाज एक विघटित रूप में एक संघर्ष होने के बाद में, जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाद में जब हिंसात्मक प्रकृति भी उसका प्रयोग किया जाता है तो वह एक युद्ध का रूप ले लेती है। युद्ध को हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसा नहीं है कि सोची समझिए, कभी कभी युद्ध जो है एकाएक घटित होने वाली प्रक्रिया भी है। युद्ध में क्या होता है, जितने भी हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं उनका ह्रास होता है और उनका जो रूप होता है, उनका जो स्वरूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे सामाजिक संरचना, वो चाहे किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की हो, उसकी जो जितनी भी सामाजिक संरचना, पिछली कक्षाओं में अभी सामाजिक संरचना की बात हम लोग करके आए हैं कि सामाजिक संरचना क्या है। तो जो सामाजिक संरचना, पूरा जो सामाजिक ढांचा है वो धराशायी हो जाता है। युद्ध में क्या होगा, उसके आने के पूर्व कई ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, इतनी उत्पन्न हो जाती हैं कि इन तनावपूर्ण स्थितियों का कोई समाधान निकल ही नहीं सकता। तब इसका जो परिणाम हमारे सामने आता है, समाज के समक्ष जो परिणाम प्रस्तुत होता है वो क्या होता है, नरसंहार के रूप में, संपूर्ण संपत्ति विनाश के रूप में। ये सब युद्ध के जो स्वरूप हैं ये सामने प्रकट दिखाई देते हैं। इनके पीछे कारण क्या है, ऐसे कौन से कारक हैं जो युद्ध को विभिन्न राष्ट्रों के बीच में या राष्ट्र राष्ट्र के बीच में या समूह समूह के रूप में युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला हम जो कारक लेंगे वो लेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है कि विभिन्न समाजों में क्या होता है, एक कहना चाहिए विभिन्न समाज हो या एक समाज हो, किसी भी प्रकार का हो, या विभिन्न समूह हो, एक समूह हो, उनमें जब संघर्ष होता है, जब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रजातीय संघर्ष हो या किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, जब वो संघर्ष उत्पन्न होता है तो वो जो संघर्ष जब बड़ा रूप ले लेता है तो वो युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चाहे वो वर्ग संघर्ष की बात हो, वर्ग संघर्ष कौन सा होगा, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। यदि हम प्रजातीय संघर्ष की बात करें, जातीय संघर्ष की बात करें, या फिर सांस्कृतिक संघर्ष जो हम पिछली उसमें कक्षा में पढ़ कर के आए कि किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, या फिर सामुदायिक संघर्ष हो, जो भी संघर्ष होंगे, जिस भी प्रकार के संघर्ष होंगे, वो सामाजिक कारक ही युद्ध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं और यही सामाजिक परिस्थितियां युद्ध को प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा यदि हम कारक माने तो वो क्या कारक है जो युद्ध को आमंत्रित करता है, वो दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक कहाँ से जन्म लेता है, यदि हम समूहों की बात करें, व्यक्ति विशेष की बात करें या फिर किसी राष्ट्र विशेष की बात करें, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब घृणा की
भावना उत्पन्न हो जाती है समूहों के अंदर। एक समूह जब दूसरे समूह से घृणा करने लगता है, या फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा की भावना होती है। इसी प्रकार से उसमें असुरक्षा, या फिर दूसरी ओर हम देखें असुरक्षा की भावना, जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के संपर्क में आने के बाद में यदि उसे ऐसा लगता है कि हमारी कुछ असुरक्षा है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र हम पर आक्रमण कर सकता है, तो वह असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर के भी युद्ध को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। या फिर दूसरा ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, ये जितने भी कारक हैं मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ये सारे मनोवैज्ञानिक कारक किसी भी समूह में, विभिन्न समूहों में, व्यक्ति में, राष्ट्रों में, जहां भी दो व्यक्ति दो पक्षों में किसी में भी इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारक जो रहेंगे, घृणा, बदले की भावना, ये जब भी कारक उग्र रूप धारण कर लेते हैं तब युद्ध की स्थिति निर्मित होती है। तीसरी बात करते हैं हम आर्थिक कारक की। आर्थिक कारकों में क्या होता है, कई आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जो युद्ध के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो शक्तिशाली जो राष्ट्र रहते हैं वो अपना उत्पाद या उसके खजाने को भरने के लिए, बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ में बल का प्रयोग जब करते हैं तब भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है। या फिर विभिन्न आर्थिक नीतियां जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में होती हैं उनके कारण भी युद्ध की आशंका बनी रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हम पूंजीवादी प्रवृत्ति को ले लें तो विभिन्न राष्ट्रों में यदि हम देखें तो एक यदि राष्ट्र कम है, सर्वहारा वर्ग में कोई राष्ट्र आता है और एक राष्ट्र पूंजीपति वर्ग में आता है, तो उस जगह पर भी कोई आर्थिक नीतियां टकराती हैं तब भी वो कारक भी युद्ध की स्थिति को आमंत्रित करते हैं। चौथी बात, हम जो अंतिम बात करते हैं वो है राजनीतिक कारक। सभी को पता है ये चीज, राष्ट्रीय एकीकरण की यदि भावना नहीं हो तो भी ये युद्ध का एक कारक है। दास प्रथा में क्या होगा कि एक जो होगा पूंजीपति होगा, दूसरा नीचे दास प्रथा वाला होगा। अब या फिर साम्राज्यवाद का कारक हो, या फिर स्वतंत्रता की जो भावना है उससे भी प्रेरित होकर के, स्वतंत्र राष्ट्र होने की प्रेरणा से भी, या फिर या हम ये कह सकते हैं कि शस्त्रों की जो अंधी दौड़ है, शस्त्रों की अंधी दौड़ के कारण भी युद्ध को आमंत्रण मिल रहा है, जो कि हम आजकल अपने वर्तमान समय में देख भी रहे हैं। कई बार प्रचार प्रसार का जो कारक है वो भी युद्ध को आमंत्रित करता है। जब विभिन्न राष्ट्रों की जो सरकारें हैं उनके द्वारा अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए अंधाधुंध एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध जब एक प्रचार करता है तब भी युद्ध की आशंका बढ़ती है और युद्ध को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे कई राजनीतिक कारण भी युद्ध को आमंत्रित करते हैं, युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं और युद्ध के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो आज हमने युद्ध के क्या कारण है, युद्ध किस वजह से होता है, इसको हमने जानने का यहाँ पर प्रयास किया। अगली यहाँ पर हमारी शायद एक यूनिट समाप्त होती है, अगली कक्षा में हम दूसरी यूनिट पर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।